वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के बारे में, और बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राएँ इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे, पॉलिटिकल साइंस के मतलब राजनीति विज्ञान पेपर 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं, मतलब द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में चर्चा करेंगे बीए प्रथम वर्ष से संबंधित छात्राओं के लिए। और बात होगी आपके सामने चैप्टर 1 की, जिसका नाम क्या है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखेंगे, राष्ट्रवाद क्या होता है इसको आपको बताने का प्रयास करेंगे सबसे पहले। उसके बाद में भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब से प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होने के साथ साथ भारत में राष्ट्रवाद का उदय चरम सीमा पर कब आता है, और राष्ट्रवाद का मतलब भारतीय संदर्भ में क्या बातें होती हैं। राष्ट्रवाद का जन्म जो हुआ है वह किन आधारों पर हुआ है, मतलब कि किन कारणों से हुआ है, उन कारणों को भी समझने का प्रयास रहेगा। एग्जाम से प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिए। एग्जाम से प्रश्न यही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगर लिखित टाइप की आपकी परीक्षा होती है, अगर लिखित टाइप की परीक्षा नहीं होती है तो विधिवत रूप से आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत में राष्ट्रवाद का एक प्रकार से वास्तविक रूप हमारे सामने कब आता है, और एक प्रकार से कब एक प्रकार संस्थागत रूप से राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ माना जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे कि 1857 से एक प्रकार से राष्ट्रवाद की एक झांकी प्रस्तुत होती है। उसके बाद में बात की जाए 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद में क्या होता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होती है, यानी कि जो आईएनसी होती है, इंडियन नेशनल जो है एक प्रकार से जो चीज़ें होती है, मतलब कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है आईएनसी, तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस होती है उसकी स्थापना के बाद में किस प्रकार से भारतीयों के विचारों में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, उनमें संगठनात्मक विचार किस प्रकार से जो है हावी होते हैं। उन्हीं संगठनात्मक विचार जो होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़्यादा करवाते हैं अंग्रेज लोग, लेकिन फिर भी उन सभी को अलग करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता हुआ, उन सभी को अपने भारतीयों की एक प्रकार से जो मनोदशाएं हैं एक सी होने लगी। एक से एक प्रकार की मनोदशाओं को लेकर के लोगों ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, अपने तरीके से अपने देश की मांग करना जो है प्रस्तुत कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप लोगों के अंतर्गत राष्ट्रवाद का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इन समस्त मुद्दों को हम समझने का प्रयास, उसके बाद में राजनीतिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, ये तमाम प्रकार के कारणों को समझेंगे जिसके कारण से भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्या माना जाता है। ठीक, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बीए छात्र छात्राओं बीए के प्रथम वर्ष के, यहाँ पर बीए प्रथम वर्ष मतलब बीए फर्स्ट ईयर के बारे में चर्चा करें। पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीति विज्ञान। यहाँ पर देखिए द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब पेपर 2 के बारे में चर्चा होनी है। अध्याय 1 मतलब कि चैप्टर 1 के बारे में चर्चा करेंगे। इकाई 1 मतलब यूनिट 1 से के तहत अध्याय 1 आपका है। नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे के अनुसार जो है आपको पढ़ाने का प्रयास रहेगा, चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो। यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होगी मेरे भाई, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा आपकी होती है, ध्यान रखेंगे, वैसे होनी तो नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालयों से होती ही है ऑब्जेक्टिव टाइप की, अभी तक होती थी। अब हो सकता है आपकी परीक्षा लिखित हो, लेकिन फिर भी आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ ले, लिखित भी पढ़ ले, कैसी परीक्षा होती है उसको आप अपने हिसाब से देखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव होती है तो 4 से 5 प्रश्न तय हैं, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न आपके तय हैं, यहाँ से पूछे जाएंगे। अगर लिखित परीक्षा होती तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों एक जो है एक लघु उत्तरीय प्रश्न की बात की जाए, लघु उत्तरीय प्रश्न रिक्वायर्ड हो सकता है, और एक दीर्घ उत्तरीय भी यहाँ से बन सकता है। तो चाहे आपका दीर्घ उत्तरीय बने और चाहे आपका लघु उत्तरीय, एक प्रश्न यहाँ से डेफिनेटली बनना है। तो इस बात को अपने जो है दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल भी। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। आने वाले समय में आपको विस्तार से और भी समझाने का प्रयास रहेगा, तो विधिवत रूप से हमारे हर एक मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आप चिंता ना करो, कोई भी मुद्दा आपसे बच करके नहीं जाएगा। तो चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। पहला दिन है आज के क्लास का। इससे पहले चैप्टर मतलब सिलेबस हमने डिस्कशन कर लिया, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेरे भाई, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद की उदय, सबसे पहले जानिए राष्ट्रवाद क्या होता है। तो राष्ट्रवाद जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्र प्लस वाद। वाद माने क्या होता है भाई, तो वाद माने होता है आपका क्या, विचारधारा। वाद माने क्या होता है, विचारधारा। वाद में विचारधारा। और राष्ट्र मतलब होता है क्या, देश के प्रति या राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति। और देश के प्रति जो विचारधारा उत्पन्न होती है किसके अंदर उत्पन्न होती है, किसके मध्य, तो जो व्यक्ति होते हैं, जो निवासी होते हैं वहाँ के पर्टिकुलर, उन व्यक्तियों के जो मन में अपने देश के प्रति जो कुछ करने की
करने की या अपने देश पर मर मिटने की जो चाह होती है उसका संगठनात्मक रूप जो प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत होती है, तो कुछ करने की या उस पर अपने देश पर अपनी जान न्यौछावर करने की। क्योंकि यहाँ पर एक पद भी आ सकता है कि देश प्रेम व पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित आत्मा के विकास से, जिसमें मनुष्यता या मानवता होती है विकसित। देश प्रेम मेरे प्यारे दोस्तों की भावना जो होती है, क्योंकि इससे पहले राष्ट्रवाद का मतलब लोगों को नहीं पता था कि राष्ट्र क्या होता है, वाद क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, भारतीय समाज शिक्षित होता गया, धीरे धीरे पाश्चात्य विचारधाराएं हमारे सामने आती गईं। चाहे वह बात की जाए स्पेंसर की विचारधारा हो, चाहे जे.एस. मिल की विचारधारा हो, या बात की जाए चाहे मेरे प्यारे दोस्तों और एक प्रकार से उपयोगितावाद का सिद्धांत हो, चाहे जे.एस. मिल ने दिया था, हाँ जे.एस. मिल के उपयोगितावाद का सिद्धांत हो, इसी प्रकार से अरस्तु, प्लेटो, इन सभी के जो विचार थे वह कहीं ना कहीं पे भारतीयों तक पहुँचने लगे और भारत उनका प्रयोग करने लगे, उन पर जो है विचार करने लगे। और उनके मन में भी स्वतंत्रता का क्या, उनके मन में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है। जब भारतीयों के मन में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता है, स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न होने के बाद में भारतीयों के मन में एक क्या होती है भाई, एकल विचारधारा उत्पन्न होती है। एकल मतलब कि एक जैसी विचारधारा, एकल विचारधारा उत्पन्न होती है। और वह विचारधारा क्या है भाई, वह विचारधारा जो आपकी होती है वही क्या होती है एक प्रकार से कि सभी लोगों की एक विचारधारा, मतलब क्या, हमको स्वतंत्र होना है, क्या होना है, हमको स्वतंत्र होना है, इन अंग्रेज़ों से, इन अंग्रेज़ों की नीतियों पर हमको नहीं चलना है, इनसे अलग होना है। तब लोगों को पता हुआ कि हाँ भारत जैसा कोई राष्ट्र हो सकता है। क्योंकि इससे पहले बात की जाए, पहले क्या हुआ करता था, पहले मेरे प्यारे दोस्तों भारत जो था अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। कहाँ पर, अलग अलग राज्यों में, या फिर अलग अलग बात की जाए राजाओं के अधीन था। तो कोई राजा छोटा था, कोई राजा बड़ा था। राज्यों और रियासतों, छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर के 565 रियासतों को किसने इकट्ठा किया था, 565 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इकट्ठा किया था। आप देखे होंगे, इसीलिए उनको क्या कहा था, भारत का बिस्मार्क भी कहा था। प्रश्न एग्जाम से में लगातार पूछे जाते हैं कि भारत का बिस्मार्क किससे कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 565 रियासतों को क्या किया था, मिलाया था। और ठीक यही काम जर्मनी में, मतलब यूरोप में क्या किया था, जर्मनी एक देश है, उसी जर्मनी देश में बिस्मार्क नाम के व्यक्ति ने किया था। उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। लेकिन भारत का एकीकरण करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, जिन्होंने हर एक रियासतों को भारत में मिलाया। और आज भारत जैसा आप जो देश देख रहे हैं वह कहीं ना कहीं पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। उन्होंने हर एक राजाओं को, चाहे वो छल से नहीं बोल सकते, छल गलत निकल गया, चाहे वह बलपूर्वक हो और चाहे एक प्रकार से समझा बुझा करके, चाहे किसी प्रकार का उनको लालच दे करके, या फिर एक प्रकार से उनको अच्छे तरीके से मना करके, हर प्रकार से साम दाम दंड भेद तमाम प्रकार की चीज़ों को अपनाते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको एक किया। जब स्वतंत्रता हुई उसके बाद में, जब अंग्रेज छोड़ करके गए, उससे पहले क्या था, भारत जो था अनेक अनेक राज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में क्या होते थे, एक दूसरे राज्य के प्रति क्या होती थी, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लड़ाइयाँ लगातार हुआ करती थी। और लड़ाइयों के फलस्वरूप क्या होता था मेरे प्यारे दोस्तों, जब लगातार लड़ाइयाँ हुआ करती थी, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई करते थे। और यही जो है, यही फ़ायदा कौन उठाता था, ये फ़ायदा अंग्रेज़ों लोग उठा लेते थे। क्या, कि मान लेते हैं कि दो राज्य है, मान लेते हैं कि एक राज्य ए है और एक राज्य बी है। अभी समझिए, केवल मुद्दे को समझ लीजिए। अगर मुद्दे को समझ लिया तो कोई भी प्रश्न आप छोड़ करके नहीं आओगे। आपका लिखित टाइप का प्रश्न होता है तो आप अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे। अब यहाँ पर जो मैं इसे घूम घूम करके ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपके उनमें बातें बदलनी चलनी चाहिए और अपने हिसाब से इसको नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। वैसे राष्ट्रवाद को लेकर के आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अभी मैं लिखवाऊँगा कब, जब मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने इनके कारणों पर चर्चा करूँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा उसकी ढांचे को समझिए। मान लेते हैं ये भारत देश के अंतर्गत ही हैं, ए और बी दो राज्य हैं। अब इस पर एक अंग्रेज है, एक अंग्रेज कौन है, मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये सी वाला जो है वो अंग्रेज है। अंग्रेज क्या करे, मान लेते हैं ए और बी से क्या होती है, पड़ती नहीं, मतलब झगड़ा होती है। अब ये क्या करेगा, चाहे ए के पास चला जाएगा और चाहे बी के पास चला जाएगा और इसको कहेगा कि तुम जो है, तुम पर मैं शासन करूंगा या फिर तुम हमारे मित्र बन जाओ और ए को हरा लो। ए को हराने के बाद में जो राज्य आपको मिल जाएगा उसमें से आधा तुम ले लेना, आधा मैं ले लूँगा, इस प्रकार से कुछ। या फिर जो भी उनको कुछ मुद्राएं दे देता था राजा को और राजा से कहता था यानी कि बी राज्य तुम हमारे अंदर मिल जाओ। जो अंग्रेज़ थे वह कहते थे, जो अंग्रेज़ थे मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि जो अंग्रेज़ थे ब्रिटिश से,
वह अंग्रेज़ क्या कहते थे राजाओं से कि तुम क्या हो, मेरे अंदर मतलब मेरे से मिल जाओ और मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और ए से जो है आप क्या करो, युद्ध कर लो और इसको हराओ और इसकी सीमा जो है अपने अंदर मिला लो। अब इससे क्या होगा, राजा सोचेगा कि हाँ मेरी सीमा भी बढ़ रही है, और तुरंत क्या करेगा, ये चढ़ाई कर देगा, इसके साथ अंग्रेजी सैनिक हो जाएंगे और इस राजा को हरा देगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये तो उपनिवेश हो गया पहले से ही, क्योंकि यह कह देगा कि हाँ तुम मेरे अंडर हो जाओ। उसके बाद में अब इस पर भी शासन, इस पर भी पूरा का पूरा आधिपत्य कर लेगा। इसी प्रकार से एक दो राजाओं को क्या करेगा, मिला के लड़ा के इसी प्रकार से तमाम प्रकार के सांप्रदायिक हिंसे करवा करके, या क्या करेगा, जो अंग्रेज होंगे वह यही सब करते थे। तो इसको लोगों ने समझा और लोगों ने इसको जाना परखा, और जानने के बाद में लोगों के मन में एक विचारधारा उत्पन्न होती है। उस विचारधारा को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवाद की विचारधारा। मतलब लोगों को पता चला कि हाँ ये राज्य जो हैं आपस में, मैं भी एक जैसा हूँ, आप भी एक जैसे हैं, तो मन में हुआ कि हाँ ये अपने हैं। अभी आप कहीं पर जाएंगे, अभी आप कहीं विदेशों में चले जाएं, और विदेशों में जाने के बाद में मेरे प्यारे दोस्तों होगा क्या कि अगर आपके देश का कोई व्यक्ति जाएगा, चाहे आपसे उससे कोई मतलब ना हो, कोई आप कभी मिले ना हो, लेकिन आपके मन में एक विचारधारा उत्पन्न होगी और वही विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाएगी। आपके देश को अगर अमेरिका में कोई गाली देगा या फिर कुछ बोलेगा, तो आपको एक प्रकार से क्या होगा, आप उससे डटकर सामना करेंगे, आप उससे लड़ने की तैयारी कर लेंगे, मर मिटने की अपनी तैयारी कर लेंगे, जबकि आप उसी के देश में हो। लेकिन अगर आप मतलब आपको आपके देश के बारे में अगर गलत बोलेगा तो वो नहीं सुन पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, इसी विचारधारा को हम राष्ट्रवाद के नाम से जानते हैं। तो राष्ट्रवाद यही है और कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद क्या होता है भाई, राष्ट्रवाद जो होता है यह उत्पन्न हुआ एकता को लेकर के कि हाँ हम लोग सभी एक हैं, हम एक हैं, अंग्रेज जो हैं ये अलग हैं और ये हम पर शासन करते हैं। कैसे, लड़ा करके। मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं आपके घर की मैं उदाहरण दे दूं, घर का मान लेते हैं आपके पापा और आपके चाचा में नहीं बैठता, झगड़ा हुआ है और दोनों लोग क्या हैं, अलग अलग हैं। अब होगा कि अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपके चाचा को मारने आ जाता है, तो आप तुरंत लाठी सोटा लेकर के जो भी आपके पास है वह जाओगे और उस व्यक्ति को मारने प्रारंभ कर दोगे। तो चूँकि आपसे जाओ और आपके चाचा से झगड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके ही भाई तो हैं और आपके ही खून पसीने से हैं, तो कहीं ना कहीं पे आप तुरंत वहाँ पर जाएंगे। तो इस प्रकार की जो भावना होती है, यह भी एक प्रकार से क्या होती है, अपने जो है घर के प्रति होती है, और यही भावना अपने देश के प्रति जब जागृत हो जाती है तो वही राष्ट्रवाद कहलाती है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। तो राष्ट्रवाद में कोई चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या होती है। राष्ट्रवाद एक विचारधारा होती है, यानी कि राष्ट्र और वाद दो शब्दों से मिलकर के बना है, नहीं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म, यानी कि ओरिजिन ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। अंग्रेजी में इस पॉइंट का नाम यह हो जाएगा। राष्ट्रवाद का उदय जो हमने समझ लिया, उदय कैसे होता है। उदय मेरे प्यारे दोस्तों बात की है, सबसे पहले हमने राष्ट्रवाद समझा, अब उदय कैसे हुआ। तो 1801 मुद्दे समझिए। 1857 ईस्वी, 1857 ईस्वी में क्या हुआ, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था आपका, वह 1857 ईस्वी में हुआ था। और चूंकि 1857 ईस्वी में हुआ था और पहला स्वतंत्रता संग्राम था, कोई व्यक्ति इसको क्या मानते हैं, जो है एक प्रकार से विद्रोह मानते हैं कि हाँ ये विद्रोह था, प्रथम विद्रोह था। ठीक, कोई इसको क्या मानते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था। और एक प्रकार से तमाम सारे लोग अलग अलग प्रकार से, कोई क्रांति कहते हैं, तो ये 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, 1857 की क्रांति। ठीक है, की क्रांति। इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद ये क्रांति जो आ जाती है, इस क्रांति के बाद से क्या होता है, बहादुर शाह जफर या इसी प्रकार से तमाम सारे लोग होते हैं, वह झांसी की रानी हो गई, कानपुर से तात्या टोपे हो गए, या इसी प्रकार से जितने भी अन्य अलग अलग लोग थे, राजा बाबू कुंवर सिंह बिहार से, या इसी प्रकार से जो है अवध के नवाब, तमाम प्रकार के लोग क्या थे भाई, हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए क्या करते हैं, अंग्रेज़ों का विरोध करते हैं, अंग्रेज़ों के प्रति क्या करते हैं, उत्सुकता की भावना, मतलब उनको भगाने की भावना मन में ठान लेते हैं। और इसमें क्या था, एकता का अभाव था। इसमें क्या था भाई, एकता का अभाव था। और एक प्रकार से समय जो था, समय से 2 दिन पहले ही ये कांड हो जाता है। मंगल पांडे ने गोली मार दी। किसको, मंगल पांडे ने, एक जो है व्यक्ति था जो कि जनरल डायर था, उसको गोली मार दी। और गोली इसलिए मारी चूँकि वह जो है चर्बी का प्रयोग करता था। जो चर्बी होती है, कारतूस वगैरह मुँह से काटा जाता था, और उसी कारतूस में जो है गाय और सुअर की चर्बी जो थी उसी में पाई जाती थी। तो गाय जो होती है वह हिंदू के लिए माता होती, हिंदुओं की माता होती है। सुअर को एक प्रकार से नाम सुनने से मुस्लिम लोग जो क्या होते हैं, कुपित होते हैं।
तो मुस्लिम्स जो होते हैं वह सूअर एक प्रकार से का नाम है, उनके लिए सूअर एक प्रकार से इम्पोर्टेंट रखता है शायद। और गाय के लिए हिंदू, तो अगर जो है गाय के मांस की बात की जाए तो हिंदू गुस्से हो जाएंगे, सूअर की मांस की बात की जाए तो मुस्लिम्स गुस्सा हो जाएंगे। तो दोनों के मांस को कारतूस में भराया जाता था। तो ये बातें लीक हो गई हैं और लोगों को पता चली। तो इसने जाकर के मंगल पांडे जी ने जाकर के पूछा किससे, जनरल डायर से, उससे पूछा कि हाँ ये ऐसी बातें सही है। उसने कहा हाँ सही, क्या कर लोगे, ऐसी कोई बात हुई। उसके बाद में इन्होंने क्या करी, सीधे ना आओ ना ताओ, तुरंत गोली ठोंक दिया। उसके बाद में वहीं से एक चिंगारी जागृत होती है और यह एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाती है। और यह स्वतंत्रता संग्राम लगातार आगे बढ़ता जाता है। इससे क्या होता है, लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि हाँ एक देश होना चाहिए, एक भावना होनी चाहिए, और वह भावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है। और यही स्वतंत्रता संग्राम जो होता है बड़ा ही एक प्रकार से द्योतक, मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम के बाद में क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद इस स्वतंत्रता के, मतलब यहाँ पर देखेंगे इस स्वतंत्रता के बाद या इसके बाद क्या होता है, भारत पर इस स्वतंत्रता संग्राम के बाद में भारत पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना होकर के ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अब तक जो कंपनी का शासन था भारत पर 1857 से पहले, वह कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ना रहकर का शासन ब्रिटिश महारानी के पास सीधे चला जाता है, के पास सीधे चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, वहीं से कमान जो होता है ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटिश महारानी जो थी वहाँ की, वो महारानी क्या करती हैं, जो है कंपनी के हाथों से जो भारत का संचालन था, उपनिवेश था, वह छीन लेती हैं। और उसको छीनने के बाद में भारत में अब शासन किसका हो जाता है, भारत में अब सीधे जो है ब्रिटिश सरकार शासन करने लगती है। ब्रिटिश में कानून बनाए जाते हैं और वह ब्रिटिश के कानून जो बनाए जाते हैं वह भारत में लागू करवाए जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे आगे चल कर के तमाम सारे एक्ट आएंगे, अधिनियम आएंगे जो कि ब्रिटेन में बनेंगे, और ब्रिटेन में बनने के बाद में वही ब्रिटेन के लोग ही निर्धारित करेंगे कि भारत में कौन सा कानून चलेगा, कौन सा कानून नहीं चलेगा। इस प्रकार से ब्रिटिश महारानी के हाथों में शासन चला जाता है। और ब्रिटिश महारानी के हाथों में जब शासन चला जाता है तो वही कुल मिला करके सारे के सारे मुद्दे को भारत में शासन करने लगती हैं। और जब यह बातें होती तब लोगों के अंदर और एक भावना उत्पन्न होती है। इस मुद्दे को देखने के बाद में या यह चीज़ें समझने के बाद में इससे क्या होता है भाई, इससे क्या होता है, भारतीयों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है, यह भाव उत्पन्न होता है कि मुझ पर शासन कोई दूसरा देश कर रहा है। चूँकि अभी तक जो थी वह जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक व्यापारिक कंपनी की श्रेणी में थी। या क्या थी भाई, यह एक व्यापारिक कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, एक व्यापारिक कंपनी थी। व्यापारिक कंपनी मतलब क्या होता है, व्यापार करने आई थी और मसालों का व्यापार करने आई थी। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी जब मसालों का व्यापार करने आई थी उसी समय की बात की जाए जब यह व्यापारिक कंपनी थी। वह व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे क्या होती है, धीरे धीरे राजनीतिक कंपनी में बदल जाती है। और यह क्या करती है, भारत में क्या करती है, शासन करना प्रारंभ कर देती है। और एक प्रकार से बात की जाए 1857 ईस्वी में जब इस कंपनी का विरोध किया आता है तो उसी विरोध को एक प्रकार से बात की जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मतलब उसके खिलाफ विद्रोह होता है। और वह विद्रोह जो होता है इतना व्यापक हो जाता है कि यह बात ब्रिटेन में पता चल जाती है। और ब्रिटिश की जो महारानी होती हैं वह अपने हाथों में सारा का सारा मुद्दा संभाल लेती हैं। और संभालने के बाद में क्या होता है, भारतीयों के मन में पता चल जाता है कि यह कंपनी लूटने के लिए आई भारत में। और इसके कारण से भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का उदय निश्चित तौर पर हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मुद्दा आपने यहाँ पर समझा, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता न करें, आइए हम और आगे मुद्दे समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर दिखाई नहीं पड़ रहा, अब दिखाई पड़ रहा है सबको, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या बताया आपको, हमने बताया कि ब्रिटिश जो महारानी है वह अपने हाथों में शासन संभाल लेती हैं। तब जो है लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि हाँ राष्ट्रवाद ऐसी कोई समस्या, उनके अंदर एकता की विचारधारा उत्पन्न होती धीरे धीरे। और लोग एक प्रकार से इनके प्रति विद्रोह की भावना रखने लगते हैं। और यही राष्ट्रवाद का एक प्रकार से पहली चिंगारी आपके सामने देखने को मिल सकती है, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट लीजिए आप सभी लोग, उसके बाद में हम और जो है कारणों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए,
अब क्या समझेंगे हम, एक और मुद्दा आपका इसी में, स्वतंत्रता संग्राम तो हो गया पहला मुद्दा 1857 की क्रांति। नेक्स्ट मुद्दा यहाँ पर और समझ लीजिए, एक मुद्दा और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वह मुद्दा कौन सा है मेरे भाई, वह मुद्दा जो है उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं हम। एक मुद्दा यहाँ पर और आपको देखने को मिलेगा, वह मुद्दा कौन सा है उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे हम। वह मुद्दा आपका दूसरा मुद्दा जो है वह 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में एक संस्था का गठन होता है, एक भारतीय संस्था का गठन होता है, एक भारतीय संस्था का क्या होता है, गठन होता है। और वह गठन जो होता है किस, उसका क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, INC। कांग्रेस जो था, एक प्रकार से बात की जाए, कांग्रेस शक्तिशाली लोगों के संगठन को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक, कांग्रेस शब्द का क्या मतलब, एग्जाम से प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस शब्द का क्या मतलब होता है। तो अमेरिका में जो है इसका मतलब क्या होता था, शक्तिशाली लोगों का संगठन, शक्तिशाली लोगों का संगठन, शक्तिशाली लोगों के संगठन को कांग्रेस कहा जाता था। तो शक्तिशाली लोगों के संगठन को क्या कहते हैं भाई, उसको कांग्रेस कहा जाता था। और यह कांग्रेस जो था वही स्थापित किया गया A.O. ह्यूम। कौन व्यक्ति था, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम नाम का व्यक्ति था, उसके कहने पर जो है ये संस्था का गठन किया जाता है। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। और इसी के साथ साथ लाला लाजपत राय जो थे, और लाला लाजपत राय बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति था, उसके क्या बात है, सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी द्वितीय अध्यक्ष इसके होते हैं। इस प्रकार से इस संस्था का गठन होता है। इसके कारण से एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है यह एक प्रकार से राष्ट्रीयता का द्योतक करवाती है। यह संस्था जो है, यानी जिसको क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जिसको क्या कहते हैं भाई, INC के नाम से हम जान सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो INC जो है इसकी स्थापना होने के बाद में मेरे भाई, इसकी स्थापना जब हो जाती है तो इस स्थापना से भारतीय के में और तगड़े से विचारधारा उत्पन्न होती है कि हाँ, आप अपनी भी कोई एक संस्था बन चुकी है जिसमें अपने लोग होंगे, यानी कि जिसमें हिंदू होंगे, मुस्लिम्स होंगे, ये अंग्रेज नहीं होंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो जाने के बाद में पूर्ण रूप से लोगों के मन में क्या होता है, लोगों के मन में एक विचारधारा का उत्पन्न होता है। वह विचारधारा कौन सी है भाई, तो वही विचारधारा आपकी कौन सी है, वो राष्ट्रवाद की विचारधारा कहलाती है। इतनी बात तो आपकी समझ में आई होगी। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, कैसे कैसे उदय हुआ, दो मुद्दे हमने आपको समझा दिए। अब इसके बाद में क्या होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें आप सभी लोग। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। इसको वीडियो को पॉज कर लेंगे, लास्ट में उसके अंदर वीडियो अपलोड भी हो जाएगी, उसको देख लीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर ही पड़ी रहेगी। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में हम कुछ राजनीतिक कारण देखेंगे। सबसे पहले राजनीतिक कारण देख लीजिए। राजनीतिक कारणों में ये दो कारण जो हमने बताए हैं, ये जो दो कारण हमने बताए हैं, इन दोनों कारणों को आप क्या समझेंगे भाई, ये दोनों कारण कैसे हैं, राजनीतिक कारण। पहला क्या है, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में होता क्या है, राजनीतिक कारण समझिए थोड़ा सा। राजनीतिक कारण में हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, राजनीतिक कारण में ही होता है कि जब हमने आपको दो मुद्दे बता दिए राजनीतिक कारकों में कि 1857 की क्रांति, उससे पहले 1818 ईस्वी तक ब्रिटिश जो मतलब ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक प्रकार से अपना प्रभुत्व यानी कि धीरे धीरे राज्यों का एक प्रकार से क्या करने लगती है। बात की जाए 1757 ईस्वी से ही वह जो है लड़ाई झगड़ा या फिर राज्यों के प्रति अपने में मिलाने की, यानी कि विस्तारवादी नीति का प्रयोग करके अपने में सारे के सारे राज्यों को मिलाने का प्रयास करती है और एक प्रकार से उपनिवेशता का एक प्रकार से परिचय देती है और लोगों को यह बातें पता चलती है। तो राजनीतिक कारकों में यही मुद्दा आप लिखेंगे कि 1818 ईस्वी से बात की जाए तो 1818 ईस्वी में समूचे भारत पर एक प्रकार से ये ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह स्थापित मतलब एक प्रकार से अपने आप को स्वतंत्र कर लेती, चूँकि ब्रिटिश लोग ही नहीं थे इंडिया में, और डच थे जो है एक प्रकार से फ्रांसीस थे और लोग थे पुर्तगाली थे, लेकिन सभी को कहीं ना कहीं पे ये इंग्लैंड के जो निवासी थे मतलब कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने सभी को भगा दिया और उसने भारत पर समूचे भारत पर अपना आधिपत्य करना चाहा। इससे लोगों के मन में बातें पता चली कि हाँ राष्ट्रवाद की भावना होती है। तो ये राजनीतिक कारक में आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा आपका क्या है, आर्थिक कारक। आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण में आप समझिए, आर्थिक कारण में क्या होता है कि भारत में लोग क्या करते हैं, भारत में मेरे भाई, भारत में क्या हुआ, भारत में लगातार जो है ये लोग आते गए और लगातार यहाँ से, लगातार मेरे भाई, लगातार यहाँ से धन संपदा पहले तो व्यापारिक दृष्टि से, पहले व्यापारिक दृष्टि से क्या करते गए, व्यापारिक दृष्टि से यह लोग धन संपदा भारत से लूटते गए। और जब व्यापारिक दृष्टि से धन संपदा भारत से लूटते गए, उसके बाद में धीरे धीरे, तो ये बातें तो किसी को पता नहीं चली कि हाँ व्यापारिक दृष्टि से इन्होंने लूटा है हमको। कोई माल जो था, क्योंकि हमारे पास मशीनें थी नहीं, लोग यहाँ पर हथकरघे का प्रयोग करते थे, अपने हाथों से बनाते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे, थोड़ा सस्ते दामों में वही चीज़ देते थे और लोगों का यहाँ पर रोजगार छीन लिया, या इसी प्रकार से रोजगार छीनना सबसे मुद्दा यहाँ पर। और देख लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता, भारतीयों का क्या हो गया, रोजगार छिन गया। क्या हो गया भाई, रोजगार जो था वह छिन गया, रोजगार लोगों का छिन गया। नई नई मशीनों का प्रयोग होने लगा, तकनीकों का प्रयोग हर एक चीज़ में, मशीनीकरण एक प्रकार से होने लगा, औद्योगिक क्रांति आ गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, औद्योगिक क्रांति जब आई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, यहाँ पर नए नए प्रकार की चीज़ें करने प्रारंभ कर देते हैं अंग्रेज, जिससे उनको अधिक मात्रा में लाभ होता है। भारतीयों का जो धंधा था वह चौपट होने लगता है, और जब भारतीयों का धंधा चौपट होने लगता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, डगमगा जाती है, गड़बड़ा जाती है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, वो लोगों के अंदर जो रोजगार जिनका छिन गया, जिनका एक प्रकार से जो काम करते थे हाथों से, उनके हाथों से ना काम करके मशीनों से काम होने लगा, और एक प्रकार से औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उद्योगों का विकास हुआ, जिससे जो भारतीय उद्योग थे वह डगमगा गए, एक प्रकार से गड़बड़ा गए। इसके बाद में होता क्या है कि जो कंपनी व्यापारिक दृष्टि से आई थी भारत में, वह राजनीतिक जो है सत्ता स्थापित करने के बाद में, राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद में अपना प्रभुत्व जो था, अपना प्रभुत्व भारतीय जो है उद्योगों पर स्थापित करने का प्रयास करती है, और लगातार प्रयास भी करती रहती, नहीं प्रयास हो भी जाता है। और वहाँ पर जब भारत में ऐसी चीज़ें कंडीशन हमारे सामने आती हैं, तो इसी कंडीशन को एक प्रकार से लोगों के अंदर जो एक प्रकार से भावना आती है कि हाँ ये गलत कर रहे हैं हमारे साथ, और जब ऐसी भावना भारतीयों के अंदर जागृत होती है, तो यही भावना मेरे प्यारे दोस्तों राष्ट्रवाद का एक प्रकार से उदय करवा देती है, क्योंकि यह एक वर्ग विशेष के प्रति क्या था, जो आर्थिक विचार से जुड़े हुए थे, अर्थात जो साहूकार या फिर तमाम प्रकार के ऐसे लोग थे जो कि एक प्रकार से या जमींदार लोग थे या तमाम प्रकार के लोग थे, उनके मन में भी कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों के प्रति क्या हुआ, अंग्रेजों के प्रति जो किसान वर्ग था उसका, जो एक प्रकार से धंधे करने वाले लोग थे उनका, सभी का एक प्रकार से समूचा विद्रोह हमारे सामने देखने को मिला। तो ये था एक प्रकार से राष्ट्रवाद के उदय होने का कारण, आर्थिक कारण। ठीक, तो इतना मुद्दा आप लोग एक प्रकार से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से। उसके बाद में हम समझने का प्रयास किसका करेंगे, उसके बाद में मेरे प्यारे दोस्तों हम थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे संचार साधनों का विकास। धीरे धीरे क्या होता है, नेक्स्ट आपका कारक कौन सा होता है, अगला कारण है आपका भाई, अगला कारण तीसरा, संचार साधनों का विकास। क्या, संचार साधनों का विकास, संचार साधनों, इन सभी को लिख लीजिएगा। कारण है ये सब, पहला कारण ये राजनीतिक कारण, इसको हमने बता दिया। दूसरा कारण कौन सा आपका, आर्थिक कारण, उसको बता दिया। तीसरा संचार साधनों का विकास, संचार साधनों का विकास। संचार साधनों के विकास हो जाने से क्या हुआ भाई, संचार साधनों के विकास हो जाने से क्या हुआ, टेलीफोन तार सुविधा के एक प्रकार से विकास हुआ, और टेलीफोन तार सुविधा के विकास से क्या हुआ, धीरे धीरे होता क्या गया मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों का आवागमन होता गया, यातायात के साधनों में वृद्धि हुई। संचार साधनों में विकास के साथ साथ ये भी लिख लीजिएगा एक प्रकार से यातायात में वृद्धि, ये दूसरा पॉइंट इसको अभी लिखवा देंगे, ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर अगला कारण बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, लोगों का आपस में क्या हुआ, जो लोग मान लेते कोई दिल्ली में बैठा है, और कोई मान लेते हैं तमिलनाडु का व्यक्ति है, कोई क्या है तमिलनाडु का व्यक्ति है, या फिर कोई यूपी का व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है। इन दोनों के मध्य में संचार साधनों, रेडियो के विकास हो जाने से, टीवी सीरियल्स के विकास हो जाने से क्या हुआ, लोगों के मन में अब जो है भावना आई, लोगों ने टीवी पर देखा कि हाँ यहाँ पर कोई, चाहे वो पाश्चात्य क्रांति हुई है, तो लोगों के मन में यह भावना उठी कि हाँ क्रांति की जा सकती है, स्वतंत्रता का भाव लोगों के अंदर उत्पन्न होता गया। और जब ऐसी स्थिति आई कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न होता गया, लोग एक दूसरे से बात करने के लिए एक प्रकार से अब आवागमन के साधनों पर ही निर्भर नहीं थे, उसके पहले संचार का विकास हो चुका। संचार के विकास के तदुपरांत लोगों के अंदर एक प्रकार से नई प्रकार की क्रांति, नई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो जाता है। तो संचार साधनों का विकास भी यहाँ पर एक प्रकार से महत्वपूर्ण द्योतक है। नेक्स्ट आप चौथा क्या लिख लेंगे, चौथा लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, दिखाई पड़ रहा है, चौथा लिख लीजिएगा क्या, यातायात के साधनों का विकास, यातायात के साधनों का विकास, यातायात के साधनों का विकास,
यातायात के साधनों के विकास से क्या हुआ, यातायात के साधनों का विकास। इसके विकास हो जाने से क्या हुआ, इसके विकास हो जाने से आवागमन के साधनों में क्या हुई, सुविधा हुई। और जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे तो लोगों के मनोभावों को, लोगों की समस्याओं को जो बड़े नेता थे वह भी समझने लगे। जो छोटे लोगों के वर्ग, जो छोटे लोग थे, उन्होंने अपने नेताओं के बारे में जाना, अपने नेताओं के बारे में पढ़ा, चाहे वह जो है तमाम प्रकार के रेडियो के माध्यम से सुना, चाहे वह तमाम प्रकार की पत्रिकाएँ निकलती थी उनके बारे में पढ़ा, चाहे बंगाल गजट होदा, केसरी होदा, हिंदू हो, इसी प्रकार से अन्य प्रकार की जो पत्रिका थी, लगातार पत्र पत्रिकाओं का संपादन होता गया। इसके फलस्वरूप लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई। मैथिली शरण गुप्त या फिर तमाम प्रकार के राष्ट्रवादी कवियों ने अलग अलग प्रकार से साहित्यिक रचनाएं लिखी। और प्रेमचंद के द्वारा सोजे वतन एक जो है एक प्रकार से का जो है उपन्यास संग्रह, कहानी संग्रह है, वह लिखा गया। उसमें विभिन्न प्रकार की राष्ट्रवादी कहानियों को लिखा गया, जिसके कारण से उस कहानी को बैन भी अंग्रेज सरकार के द्वारा कर दिया गया। तो तमाम प्रकार की पत्र पत्रिकाएं। नेक्स्ट आप क्या लिख लेंगे, पत्र पत्रिकाओं का विकास या फिर एक प्रकार से जो कवियों का योगदान, इसके कारण से भी लोगों के अंदर, यानी भारत भारती रचना जो आई थी उसको पढ़ने के लिए हिंदी लोगों ने बहुत सारी सीखी। चंद्रकांता जो एक प्रकार से बात की जाए किसका, देवकीनंदन खत्री का जो एक प्रकार से चंद्रकांता जो नाटक या निबंध है, उसको उपन्यास है, उसको देखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हिंदी लोगों ने सीखी, दक्षिण भारत के लोगों ने भी हिंदी सीखी। तो ये सब क्या हुआ, ये इसलिए सीखा गया चूँकि क्या हो, भारतीय भाषाओं के बारे में जाने और लोग भाषाओं का विकास होता गया। इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का विकास भारत में एक चरम सीमा पर आप देख सकते हैं। ये 4 मुद्दे हमने समझा, और भी कुछ मुद्दों को हम देखने का प्रयास करते हैं। धीरे धीरे तमाम सारे मुद्दे को हम समझ लेंगे और एक प्रकार से आपका एक चैप्टर आज का समाप्त हो जाएगा। और यहाँ से कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछेगा तो आप निश्चित तौर पर उसको कर पाएंगे। ठीक, तो राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक, यातायात के साधनों का विकास और संचार साधनों का विकास, ये 4-5 कारण आप समझ लिया। और एक कारण और आप लिख लीजिएगा, पत्र पत्रिकाओं का विकास। क्या, पत्र पत्रिकाओं का विकास क्या हुआ, पत्र पत्रिकाओं का संपादन, पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर लीजिए। पत्र पत्रिकाओं साहित्य एवं अन्य स्रोतों का विकास। इसके विकास से भी क्या हुआ, इन सभी के विकास से क्या हुआ, लोगों के अंदर अपनत्व की भावना जागृत हुई। यह भी राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित करने के लिए काफ़ी थी। ओके, तो तमाम सारे मुद्दे जो है हमारे सामने आते गए। उसके बाद में क्या बोल सकते हैं आप, पश्चिमी विचारधारा और आधुनिक शिक्षा का प्रचार। क्या, पाश्चात्य विचारधारा जो हमारे सामने आई, पाश्चात्य विचारधारा समझते हैं, यानी जो पश्चिमी सभ्यता थी, लिखिएगा पश्चिमी सभ्यता, ऐसे लिखिए, पश्चिमी सभ्यता एवं शिक्षा का प्रचार प्रसार। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोग शिक्षित हो गए और जो लोग शिक्षित हो गए उन लोगों के अंदर जो है एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना हुई। शिक्षा के उपरांत वह यह जान पाए कि हाँ, भारत क्या है, एक देश है, और उन्होंने भारतीय जो है तमाम सारी चीज़ों के बारे में पता किया। तो कहीं ना कहीं पे ये भारत में शिक्षा प्रसार जो हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, तो लोग शिक्षित हो गए। और जब लोग शिक्षित हुए तो उनके अंदर सही क्या है, गलत क्या है, इसका निर्णय करने का जो है फैसला लिया, उनके अंदर जागृत हुआ। और उनके अंदर यह भावना जागृत हुई कि हाँ, हम लोग एक है, या अंग्रेज लोग हम पर शासन कर रहे हैं गलत तरीके से। तो इसको उन्होंने देखा। उसके बाद में और भी आप तीसरा मुद्दा यहाँ पर, ये नहीं 4 हमने बता दिया था, ये 5वां लिख लीजिए। ये आपका कौन सा है भाई, ये 6वां है और ये आपका 7वां है। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं हमको, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 7वां मुद्दा आप क्या बोल सकते हो, आधुनिक प्रेस का विकास। क्या हुआ, आधुनिक प्रेस का विकास, आधुनिक प्रेस का विकास, आधुनिक प्रेस का विकास। लगातार प्रेस का विकास हुआ, जिससे बहुत सारी एक प्रकार से पत्र पत्रिकाएँ छपी, न्यूज़ चैनल्स आए, और उनमें मतलब न्यूज़ चैनल से बोल रहा हूँ, मतलब न्यूज़ जो है एक प्रकार से जो पेपर में छप के आती थी, उनका विकास हुआ। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों के अंदर तमाम सारी भावनाएं जागृत हुई और लोगों ने क्या करना प्रारंभ किया मेरे प्यारे दोस्तों, लोगों के अंदर प्रेस के मतलब तमाम प्रकार के जो विचार थे, जो शिक्षित लोग थे वह प्रेस में थे, उन्होंने अपने विचारों को अपने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से निकालना प्रारंभ किया। उसके बाद में क्या हुआ, लोगों के अंदर यह चीज़ें जाननी एक प्रकार से जागृत हो गई कि हाँ, उनके ऊपर जो है शासन किया जा रहा है गलत तरीके से। तो उनके अंदर राष्ट्रवाद का विकास हुआ। लोगों के अंदर क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति क्या हुई, एक दूसरे के प्रति मिलान हुआ, मतलब एक दूसरे के मनोभावों को उन्होंने पहचाना और समझा। उसके बाद में क्या है, मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में बताने का प्रयास करें। उसके बाद में है आपका इतिहास के शोध का प्रभाव। क्या, इतिहास के शोध का प्रभाव, इतिहास के शोध का प्रभाव, शोध का
प्रभाव, चूँकि अंग्रेज लोग जो थे वह सोचते थे कि हमारे यहाँ से ही मानव की उत्पत्ति हुई है, हम ही लोग जानकार हैं। लेकिन क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो, इन सभी की खुदाई हुई। लोग आप देखते होंगे तमाम प्रकार की जब खुदाई हुई, शोध हुई, इतिहास के तमाम सारे ग्रंथों का शोध होते गए, और उन ग्रंथों के शोध के बाद में चाहे वह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा हो या फिर अन्य प्रकार, जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारे ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, तो वो तो बाद में जो है राष्ट्रवाद का उदय, मतलब राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था उस समय तक इन सभी लोगों तक, लेकिन वहाँ पर और जटिल हो जाता है और अच्छा हो जाता है वह। ठीक, तो इतिहास के शोध का जो प्रभाव था वह पड़ने लगा भारतीयों पर। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई के बाद में यह पता चला कि हाँ, सबसे पहले जो है सिंधु घाटी सभ्यता आई और वह भारत की है। भारत में इतिहास के तमाम सारे से वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, और तमाम प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथों का एक प्रकार से हमारे सामने प्रभाव आता गया। और भारतीय धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में लोगों के अंदर एक प्रकार से यह भावना जागृत हुई कि हम इन अंग्रेजों से आगे हैं और हमें जानकारी है, लेकिन हमारी जानकारी को दबाया जा रहा है और हम पर इन लोगों के द्वारा गलत तरीके से शासन किया जा रहा है। तो यह प्रकार से इस प्रकार से उनके अंदर यह भावना जागृत हुई कि हाँ, राष्ट्रवाद क्या होता है। तो ये तमाम सारे मुद्दे थे जो हमने आपको बता दिए, इसको आपने पढ़ा होगा। उसके बाद में क्या था, कुछ लॉर्ड लिटन की कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थीं, जिसके बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी लोग इसको एक प्रकार से लिखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ लॉर्ड जो रिटन व्यक्ति था, उस लॉर्ड रिटन जो वायसराय था, उस लॉर्ड रिटन के गवर्नर था, उसके जो है होने के बाद में उन्होंने कई प्रकार की गलत नीतियों का प्रयोग किया। उन नीतियों के तदुपरांत भारत में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आइए उन नीतियों को थोड़ा सा देख लेते हैं। एग्जाम सिंपल से वहाँ से एक आध दो मात्रा में पूछे गए हैं, उसके बाद में फिर आपको छोड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पर हमने आपके सामने पहले बताया कि हम अब बात करेंगे उदय के कारणों में। 9वां कारण है, 10वां कारण, शायद 10वां कारण था, जो भी होगा वो देखिएगा। तो लॉर्ड रिटन की जो कुछ प्रतिक्रियावादी नीतियां थीं, लॉर्ड जो रिटन जो था वायसराय, उसने तमाम प्रकार के जो है प्रतिक्रियावादी नीतियां लगाई, जिसके कारण से क्या हुआ, भारतीयों में विद्रोह की भावना का उत्पन्न हुआ और भारतीयों को यह पता चला कि ये लोग गलत कार्य हमारे साथ कर रहे हैं, जिसके कारण से उन्होंने संगठनात्मक रूप से उनके अंदर सोच का एक जैसा प्रभाव, मतलब एक जैसा सोच उनके अंदर जागृत हुई। और वह आपके सामने, मैं इसको बताने का प्रयास आपके सामने बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा। पहली चीज़ें यह थी इसमें कि अफगानिस्तान के विरुद्ध जब द्वितीय विश्व युद्ध में जो सैनिक जो अभियान थे, जब वह सैनिक अभियान चलाए जा रहे थे, तो वह भारत के जो है पैसे से, मतलब कि जो भारतीय राजस्व था, उस राजस्व से यहाँ से पैसे खर्च किए जाते थे। जब अफगानिस्तान के विरुद्ध जो था वह इंग्लैंड जो था द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड भाग ले रहा था तो वह अपने इंग्लैंड से के राजस्व से पैसे नहीं खर्च कर रहा था। जो भारतीय राजस्व, मतलब जो भारतीय कर, यानी कि भारतीयों से जो कर लिया जाता था, उस कर का जो इकट्ठा पैसा होता था, उस इकट्ठे पैसे से जो था वह युद्ध में जो है जो अभियान चलाता था, सैनिक अभियान जो चलाया जाता था, वह सैनिक अभियान जब चलाता था तो उसी सैनिक अभियान चलाने के समय में जो पैसे खर्च होते थे वह भारतीय राजस्व से लेता था, ना कि अपने राजस्व से, यानी कि इंग्लैंड के राजस्व से खर्च करता था। तो इस प्रकार से यह बहुत ज़्यादा प्रभाव डाली। कहाँ पर, भारतीयों ने सोचा जो लोग खेती करके, किसानी करके, या फिर जो लोग कंपनी या फिर कुछ भी स्थापित करके, धंधा करके अपना टैक्स जो है सरकार को देते थे, कंपनी को देते थे, तो वह कंपनी की सरकार या फिर जो भी थी, तो वो क्या करने लगी मेरे प्यारे दोस्तों, वह भारतीय राजस्व से पैसा ना खर्च करके, मतलब सॉरी, भारतीय राजस्व से पैसा खर्च करके इंग्लैंड से पैसा नहीं खर्च करती थी। जिससे लोगों को पता चला कि हाँ, यह गड़बड़ काम कर रहा है, फर्जी में हमारा अफगानिस्तान से कुछ फंसा नहीं था ना, हम द्वितीय विश्व युद्ध में हमने किसी का साथ दिया था, तो कहीं ना कहीं पे ये क्या था, फर्जी में था। तो इसके लिए लोगों के अंदर एक भावना जागृत हुई, इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट है आपका मेरे प्यारे दोस्तों 1878 ईस्वी का शस्त्र अधिनियम आया। 1878 ईस्वी में एक शस्त्र अधिनियम लगाया गया इंग्लैंड सरकार के द्वारा, और इंग्लैंड सरकार के द्वारा यह जो अधिनियम लगाया गया था, तो आपसे एग्जाम से पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि 1878 ईस्वी में कौन सा अधिनियम आया, फिर शस्त्र अधिनियम कब आया था, जिससे भारतीय अपनी आत्मसुरक्षा के लिए औजार या फिर हथियार नहीं रख सकते थे। तो वह 1878 ईस्वी में आया था, और उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का शासनकाल चल रहा था। उस समय उसने क्या किया, 1878 ईस्वी में क्या किया, 1878 ईस्वी की बात है, उन्होंने एक शस्त्र अधिनियम करके एक जो है कानून बना दिया, एक नियम बनाया, जिसके कारण से जो भारतीय लोग होंगे वह अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कोई भी शस्त्र, कोई भी जो है हथियार, कोई भी शस्त्र अपने पास नहीं रख सकेंगे, यह नियम लगा दिया। इससे भारतीयों के मन में क्या हुआ, भारतीयों के मन में एक भावना जागृत हुई कि ये लोग हमारे प्रति बहुत गलत कर रहे हैं, और ऐसे में मेरे भाई, ऐसे में क्या हुआ, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो जाती है। तो यहाँ पर ये कारण है। दूसरा कारण क्या था कि जो है लॉर्ड जो लिटन था, इसकी मतलब ये लॉर्ड लिटन जो था, या यहीं पर था, यही शासन चला रहा था, और वहाँ से विक्टोरिया मतलब की रानी जो थी, वहाँ पर जो क्राउन था, उसके कहने से। नेक्स्ट है देसी भाषा प्रेस अधिनियम।
देसी भाषा को लेकर के प्रेस, जो देसी भाषा में प्रेस लिखी मतलब कि जो मतलब कि समाचार पत्र वगैरह छपते थे, उन समाचार पत्रों के लिए एक अधिनियम लाया गया, एक कानून बनाया गया जो कि 1878 ईस्वी में ही बनाया गया था, जब सख्त अधिनियम आया था। उसमें कहा गया कि जो देसी भाषा में जो एक प्रकार से जो पत्र छपते हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, समाचार पत्र छपते हैं, उन देसी भाषाओं पर बैन लगा दिया गया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया गया कि अब देसी भाषा में पत्र पत्रिका नहीं छपेंगी, क्योंकि इससे क्या होता था, लोगों के अंदर एक प्रकार से राष्ट्रीयता की भावना और जागृत हो रही थी। इसको बंद करवा दिया, और जब बंद करवा दिया तो इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा अंग्रेजी सरकार पर, और यह जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ये राष्ट्रवाद के उदय होने का एक प्रकार से एक कारण माना जा सकता है। यह एक कारण था। ओके, तो ये 3 कारण आपके समझ में आ गए। वही बात की जाए कुछ प्रतिक्रिया और नीतियों में, नेक्स्ट है आपका कौन सा भाई, नेक्स्ट आपके सामने प्रदर्शित करना चाहता हूँ। अगला है भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, मतलब जो आईएएस की परीक्षा आज आप देते हो, वह अंग्रेज लोग भी उस जमाने में जब था तब भी होती थी। तो उसमें जो भारतीयों के लिए बात की जाए तो अगर भारतीय उसमें सम्मिलित होना चाहते थे तो आयु सीमा जो थी पहले 21 वर्ष तक जो है थी। उसके बाद में क्या कर दी गई, 19 साल कर दी गई, कि 19 साल तक जो है ही कर दी गई, मतलब कम कर दी गई। इसके कारण से क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या हुआ, एक प्रकार से तमाम प्रकार के भावनाएं उत्पन्न हुई, और ये लगा कि हाँ ये सरकार गलत कर रही है, चीज़ें गलत हो रही हैं। उसके बाद में क्या हुआ, 1877 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। 1877 ईस्वी में भारत में भीषण अकाल पड़ा था, और उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 ईस्वी में भारत में विधिवत रूप से अकाल पड़ा था, लोग खाने पीने के लिए तरस रहे थे। उस समय दिल्ली में क्या कार्य किया गया था, दिल्ली में राज दरबार का, फिर दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए उड़ाए गए, जिसमें लाखों से अधिक रुपए उड़ाए गए, लाखों रुपए लगभग बता सकते हैं। जिसमें क्या हुआ, दिल्ली दरबार में लाखों रुपए जो है उड़ा दिए गए, और लोग वहाँ पर भूख से, यानी भारत में लोग भूख से मर रहे थे। 1877 ईस्वी की बात मैं बता रहा हूँ। उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन कौन करवाता, अंग्रेज लोग करवाते, इंग्लैंड की सरकार करवाती, लॉर्ड लिटन जो था व्यक्ति, इसी की अध्यक्षता में होता है। तो कहीं ना कहीं पे जो ये चीज़ें हुई, इससे क्या हुआ, भारतीयों के मन में ये भावना जागृत हुई कि हाँ ये फर्जी में कर रहा है, हम लोग तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ पर फर्जी में पैसा खर्च किया जा रहा है, पैसे में आग लगाई जा रही है। इस प्रकार से लोगों के मन में तमाम प्रकार की भावना जागृत होने लगी, और इसी बात को देखते हुए एक कलकत्ता प्रेस जो था, उस कलकत्ता प्रेस से एक प्रकार से एक जो है लेख लिखा। उस लेख में जो है एक प्रकार से एक व्यंग किया गया अंग्रेजी सरकार पर। और क्या व्यंग था कि जब नीरो बंसी बजा रहा था, जब रोम जल रहा था, मतलब रोम जो देश है जब जल रहा था, तब नीरो बंसी बजा, मतलब कि वहाँ का जो शासक था वह बंसी बजा रहा था, तब रोम जल रहा था, मतलब कि रोम जो देश है वह जल रहा था। मतलब कि रोम में जब विपत्ति पड़ी थी तब नीरो जो था वह एक प्रकार से मस्त था अपने में। तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो हुई, मतलब कि एक प्रकार से व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया। और इसमें कहने का मतलब है कि है जब भारत में अकाल पड़ा था, यानी कि जब रोम जल रहा था, यानी भारत में जब अकाल पड़ा था तब दिल्ली दरबार लगा था, मतलब कि पैसे खर्च किए जा रहे थे फर्जी में। जब नीरो बंसी बजा रहा था तब रोम जल रहा था, यह बातें लिखी गई। तो आपसे पूछेगा कि जब नीरो बंसी बजा रहा था, जब रोम जल रहा था, या कथन कहाँ से या फिर किसका, तो कलकत्ता प्रेस से कथन संचालित, यानी कलकत्ता प्रेस से कथन बताया गया था। तो इतने मुद्दे आपके सामने हमने प्रदर्शित कर दिए। ये तमाम सारे कारण थे जो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण है। इतने सारे मुद्दे अगर आपके क्लियर हुए होंगे तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही मजा आया होगा आपको वीडियो में। सारे के सारे मुद्दे हमने क्लियर कर दिए, कोई भी मुद्दा आपसे छोड़ करके नहीं गया होगा, सारे के सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए होंगे। और इसके बाद में कुछ अन्य कारण भी हैं, और जिनको कारण को हमने बीच बीच में वीडियो के आपके बता ही दिए हैं। तमाम प्रकार की नीति वगैरह अंग्रेजों के द्वारा बनाई जा रही थी, उनमें क्या हुआ, कुछ नीतियाँ ऐसी बनाई गई जिसका भारतीयों ने खुल करके, भारतीय जो INC जो बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने विरोध किया और उसको उनको वापस करना पड़ा। और जब उनको वापस करना पड़ा तो लोगों को पता लगा कि हाँ जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है यह भारतीय, मतलब कि हमारी बातों को, भारतीयों की बातों को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाती है। कोई अंग्रेज सरकार गलत काम करेगी तो INC यानी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगी वह उसका विरोध करेगी। और जब इस प्रकार से लोगों के अंदर यह भावना जागृत हुई कि हाँ हम लोग भी विरोध कर सकते हैं, हमको भी स्वतंत्रता चाहिए, इस प्रकार की भावना जागृत होती गई। लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, आधुनिकता का प्रचार प्रसार, तमाम प्रकार के प्रेस, तमाम प्रकार के लेख, प्रतिलेख, रेडियो, संचार, यातायात के साधनों का विकास होता गया। लोग एक दूसरे से मिलते गए। इस प्रकार से लोगों के अंदर एक प्रकार से तमाम प्रकार की भावनाएं जो कि एक सी होती हैं, जो कि एक देश के प्रति थी, सांप्रदायिकता का एक प्रकार से कमी, सांप्रदायिकता में कमी आई। लोगों के मन में हिंदू मुस्लिम की भावना का एक प्रकार से खात्मा हुआ। लोग एक दूसरे से मिल करके राष्ट्र के प्रति लड़ाइयाँ लड़ने लगे और एक प्रकार से अंग्रेज के खिलाफ में तमाम प्रकार के कोई भी कानून अंग्रेज बनाते उनके खिलाफत करते रहते। इस प्रकार से भारत को आज़ाद करवा दिया।
किसने? भारतीयों ने। ये था आपका मेरे प्यारे दोस्तों चैप्टर 1, जो कि हमने आपको बता दिया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई। आगे भी चैप्टर आपके सामने देने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। जैसे चैप्टर मतलब सिलेबस डिस्कस कर दिया हमने पेपर 1 का, पेपर 2 का, और पेपर 1 के कुछ वीडियो हमारे दूसरे चैनल एमए क्रिकेट में पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। वैसे उस पर इस पर भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर इतने मुद्दे अगर आपके क्लियर हुए होंगे, इतनी चीज़ें हमने जो बताई अगर क्लियर हुई तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। फटाफट से मेरे प्यारे जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक करिए मेरे प्यारे दोस्तों। मज़ा आएगा, वीडियो में मज़ा आ गया होगा, सारे मुद्दे क्लियर हुए होंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद का उदय होने के तमाम सारे कारण, इन सभी को हमने विस्तार से आपको समझा दिया। कोई मुद्दा क्लियर या फिर छोटा नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, लिखित कैसे बनेगा, सारे मुद्दे हमने आपको बता दिए। तो यहाँ पर ये वीडियो एक बार 2-3 बार आप देख लीजिएगा, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद आप सभी का।